साथियों नमस्कार। शख्स इस समय बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। पूरे विश्व में भारत के नाम को रोशन कर लगभग देश के लिए 25 मेडल, जिसमें गोल्ड मेडल, कांस्य मेडल, उस तरह के पदक उन्होंने जीते हैं। लेकिन इतनी बड़ी जीत के बावजूद वो अपने देश के अंदर जातिवाद से हार जाते हैं। आइए जानते हैं। पैरा स्विमर हैं और एक रिकॉर्ड जिसको कहा जाता है कि अगर हम गंगा नदी या किसी नदी पर चले जाएं तो हम उसको तैरकर पार नहीं कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया है और वो भी मतलब शरीर से दिव्यांग है उसके बावजूद। पहले तो सत्येंद्र, स्वागत है आपका। पहले तो सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय भीम। और आप मेरा जो आवाज़ को आप यहाँ पर मेरा जो इंटरव्यू लोगों तक पहुँचाने के लिए मेरी आवाज़ को जगह जगह तक अपने इस बहुजन मीडिया के माध्यम से पहुँचाने के लिए यहाँ तक आए, इसके लिए मैं अपने तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। सत्येंद्र, बड़े निम्न परिवार से आप आते हैं और उसके बावजूद पूरे विश्व में आप इस समय जा रहे हैं, तो ये जो तैराकी की क्योंकि शरीर से मतलब आप स्वस्थ नहीं हैं, उसके बावजूद आपने तैराकी की सोची कैसे? देखो, ये मैटर नहीं करता। मेरा ये मानना है कि आपके शरीर में प्रॉब्लम है, शरीर से आप कमज़ोर हैं, आप किस धर्म में से आते हैं, किस कास्ट से आते हैं, बकस किसी भी चीज़ को बढ़ने के लिए अगर मैटर करती है तो उसके लिए आपकी लगन होनी चाहिए, आपके पास जुनून होना चाहिए और आपको कुछ अपने देश और समाज के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा होता है। तो मैं कहता हूं कि लोग भी सपोर्ट करते हैं और अपना समाज और सारे लोगों वहाँ सम्मानित करते हैं। और यहाँ तक मेरी बात है, जब आगे बढ़ेंगे तो लोग सभी अप्रिशिएट करेंगे। अपने प्रारंभिक जीवन से लेकर आज तक की जो आपकी यात्रा है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। श्योर, डेफिनेटली मैं ज़रूर बताऊंगा और इसका मैं कहूँगा दर्शकों ज़रूर इस मेरी जो जीवन की यात्रा है, एक संघर्षमयी जीवन की यात्रा है, उससे सभी को ज़रूर प्रेरणा ही नहीं आगे बढ़ने की एक सीख मिलेगी। क्योंकि हमने अपने महापुरुषों से, चाहे महात्मा ज्योतिराव फुले हों, सावित्रीबाई फुले, संत कबीर, संत रविदास जी, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्होंने सारी विचारधाराओं को लेकर हमें भारत का संविधान दिया, उसके बाद उस आवाज़ को बढ़ाने वाले माननीय कांसीराम साहब ने इस आवाज़ को सब जगह पहुंचाया। तो इस आवाज़ के रूप में मेरे फादर गांव में एक किसान हैं, बट उन्होंने एक मूवमेंट की लाइन के जो मूवमेंट है उसको समझाया, किस तरीके से हमें पढ़कर अपने आगे बढ़ना है और अपने हक अधिकारों के लिए दूसरों को भी अपने उनका लेकर आगे बढ़कर दूसरों को भी उसका रास्ता देना है। तो हमें स्विमिंग में, एक हमारे गांव में नदी है तो स्विमिंग में हमने वो चीज़ें सीखी। तो काफ़ी चीज़ें गांव में होती हैं। कोई भी मेरी फैमिली रिलेटिव्स आते थे, ये प्रॉब्लम बाई बर्थ नहीं है, बर्थ के कुछ टाइम बाद हमको प्रॉब्लम क्रिएट हुई। तो एक गांव में एक नैरेटिव होता है, किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो मैं तो खैर नहीं मानता, बोलते पुनर्जन्म का कुछ होगा जिसके वजह से प्रॉब्लम। और इवन उसके पेरेंट्स को भी ये बोला जाता है कि इन्होंने कुछ गलत किया होगा, मगर मेरा मानना, बट मैं इसका जवाब देना चाहता था। काफ़ी लोगों ने बोला कि इसकी तो वर्थलेस हो गया, लाइफ कैसे, क्वेश्चन चिन्ह लगा देते, कैसे क्या करोगे। मगर मेरा मानना है किसी भी कार्य करने के लिए मैंने ये नहीं सोचा मेरा किस कास्ट में जन्म हुआ है, किस जगह से हूँ, कैसी सिचुएशन है, मगर मैंने ये सोचा कि जो भी मैं प्रॉब्लम हो गई है, डिसेबिलिटी इज़ नॉट फिजिकली, डिसेबिलिटी इज़ द बैड एटीट्यूड। जो व्यक्ति की सोच और मानसिकता है वही दिव्यांगता है। जिस तरीके से किसी भी जाति धर्म का व्यक्ति वो आगे बढ़ सकता है, जो बैड एटीट्यूड है, जो जातिवादी लोग हैं, वही बैड एटीट्यूड होता है। हर कास्ट में एक अच्छे लोग होते हैं, हर धर्म में अच्छे लोग होते हैं, बशर्ते हमें चूज़ करने की ज़रूरत होती है कौन हमें सपोर्ट कर रहा है, कौन हमें सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो हमने अपने आप को एक सबल बनाते हुए, एक अपने आप को एक मजबूत बनाते हुए, तब हमने संत कबीर साहब को मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा। संत कबीर साहब ने कहा है, करे भैया भले आपनी छोड़ बिरानी आस और तेरे आंगन नदिया बहे तो मृत प्यास। तो लोगों ने, संत कबीर साहब ने ये संदेश, कवि कहते हैं कि ये संदेश दिया है कि अपने पास सब कुछ है, ये कोई योग्य है, दिमाग है, मन है, स्वास्थ्य है, रास्ता है, एक आगे बढ़ने की ललक है, एक सपना है, एक ड्रीम है, एक डेडिकेशन है, सब कुछ है। तब भी तुम दूसरों के सामने आस मत करो, किसी के सामने
सामने एक दया के पात्र बनो, अपनी कमी को ही ताकत बनाइए और आगे बढ़िए। तो संत कबीर साहब की जो लाइनें हमें आगे बढ़ने की सीख देती हैं, और तब जाकर हमने अपनी कमी को ही ताकत बनाया। ये नहीं सोचा कि मैं दिव्यांगता हूँ, हमेशा मैंने ये सोचा जो चला गया वो सोचा नहीं करते, जो मिल गया वो खोया नहीं करते, होती सफलता उन्हें ही है, वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। मैं अपने कभी भी वक्त और हालात पर कभी नहीं रोया। मैंने सोचा कि दूसरों को अपने लिए तो करता ही है। जब कोई भी व्यक्ति सक्सेस होता है तो अकेला सक्सेस नहीं होता है, उसके सामने जिस घर में रहता है वो घर सक्सेस होता है, जिस फैमिली में रहता है वो फैमिली सक्सेस होती है, जिस जगह रहता है वो सक्सेस, जिस समाज से बिलोंग करता है वो समाज सक्सेस होता है, जिस ज़िले में रहता है वो ज़िला सक्सेस होता है, और जिस प्रदेश में रहता है वो प्रदेश सक्सेस होता है, और जिस देश में रहता है वो देश सक्सेस होता है। और देश और राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए अगर किसी व्यक्ति की जान भी चली जाए तो मैं समझता हूँ ऐसे व्यक्ति वो अपने आप को धन्य समझेंगे। तो ये चीज़ें हमने अपने जीवन को, अपने आप को सबल बनाया, और तब कहीं जाकर मैंने 4 अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लिया, 24 पदक, इस 4 में अपने पदक देश के लिए हासिल किए, 10 राष्ट्रीय तैराकी प्रतियोगिता में भाग लिया, 25 पदक अपने प्रदेश के हासिल किए। और इन सारी चीज़ों को गवर्नमेंट ने भी रिकॉग्निशन दी, काफ़ी उन्हें किया, क्योंकि मेरे को 2014 में पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने विक्रम अवार्ड से नवाजा। यस, जो मैं फिर उसके बाद आगे बढ़ता गया, मैंने कभी ये नहीं देखा नहीं पीछे मुड़ के आगे बढ़ना है। फिर 2019 में मेरे को महामहिम उपराष्ट्रपति महोदय ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग खिलाड़ी का पुरस्कार दिल्ली में विज्ञान भवन में दिया, और देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी हमारी सफलताओं को सराहा ही नहीं, हमें अप्रिशिएट किया। और इसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने खेल दिवस के शुभ अवसर पर मैं पहला दिव्यांग तैराक हूँ जिसको तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये सफलता, ये सब कुछ अपने आप विश्वास किया है। तो यहाँ पर मैं दर्शक, जहाँ भी कोई मेरा ये आवाज़ मेरे जिसको देख रहे हैं, तो मैं उन सभी से एक रिक्वेस्ट कहो, सलाह कहो, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपने आप को, खुद को पहचानिए। जब खुद पर विश्वास करोगे तो आपके घर वाले विश्वास करेंगे, जब आप खुद पर विश्वास नहीं करोगे तो कोई पर आपके ना घर वाले विश्वास करेंगे, ना समाज वाले विश्वास करेंगे, ना कोई विश्वास करेगा। इसलिए आप आगे बढ़िए, आप कमियों का कभी किसी के सामने रोना नहीं रोइए। साहब कांसीराम साहब एक बात कहते थे कि तमन्ना सच्ची है तो रास्ते मिल जाते हैं, तमन्ना सच्ची नहीं है तो बहाने मिल जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। लेकिन अब आते हैं असली मुद्दे पर। जो मुद्दा वर्तमान में जो सरकारें हैं, जिस तरीके से उनके जो कार्य हैं या नागरिकों के हनन किए जा रहे हैं, जैसे कि आवाज़ें उठ रही हैं, उसी कड़ी में आप भी अछूते नहीं रहे हैं। आमिर खान जैसे सुपरस्टार को भी सहन करनी पड़ी है सब चीज़ें, मिथुन चक्रवर्ती को सहन करनी पड़ी हैं, विनोद कामली को सहन करनी पड़ी है इस देश के अंदर जातिवाद की बातें। उसी कड़ी में आपकी भी एक ऑडियो वायरल हुई थी। हम चाहते हैं कि आप भी अपने साथ हुए इस हादसे को हमारे दर्शकों तक बताएं कि किस तरीके से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी जब अछूता नहीं रहता है तो गाँव देहात में हमारे समाज के साथ क्या होता होगा। नहीं, ये आपने सही क्वेश्चन पूछा। मेरा ये मानना है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अगर कहीं कहीं जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग, जो जातिवाद के पोषक लोग हैं, वो ये नहीं देखते कोई भी IAS IPS जितनी बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, मगर उसका एक जाति से नाम जुड़ने के कारण उनका एक सम्मान होता है वो घट जाता है। मगर मेरा माँ ये कहना है कि आज़ादी के जब 75 साल भी जातिवाद में लोग शिकार होना पड़ता है, तो मैं कहता हूँ कि देश में ये बहुत ही एक मैं कहूँगा हम सब के ऊपर कलंक है। हमें एक आज सभ्य समाज में हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर फोकस करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग उसको आत्मसम्मान के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। तो मैं सकता हूँ कि जो व्यक्ति, आज मैं ही नहीं कहता, हमारे महापुरुषों ने भी, जो आत्मसम्मान नहीं है वो व्यक्ति मरा हुआ है, वो उसका कोई जीवन नहीं है। तो सरकार को मैं कहता हूँ काफ़ी और जो कड़े प्रबंध हैं उनको और कड़ाई से प्रबंध करना चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ जो जातिवादी विचारधारा को फैलाते हैं, सरकार को कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। जो आने वाले समय में, जैसा कि मैं बोलना चाहूँगा, जैसा कि अभी रीवा में जो एक जातिवादी मानसिकता रखने वाले लोग
उन्होंने एक आदिवासी भाई पर ये बहुत ही अमानवीय कृत्य, मैं तो कहूँगा जो काला पानी की सज़ा है और उससे भी बड़ी अगर सज़ा कोई हो तो ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई करे। वैसे भी मध्य प्रदेश सरकार ने उसके ऊपर कार्रवाई की है, मगर एक कार्रवाई होने के बाद भूल जाते हैं। मगर ऐसी नज़ीर बनना चाहिए कि कोई भी दलित भाई या आदिवासी भाई पर अगर किसी कार्रवाई होती है तो उस पर ऐसी कार्रवाई हो जिससे आने वाले समय में कोई हक, क्योंकि मैं भी अपने बारे में बताता हूं कि मेरे पापा जी को छुट्टी चाहिए था वोट डालने के लिए। एसपी साहब से बात हुई तो एक मानसिकता रखने वाले वो एक अधिकारी वो पापा के ऊपर काम करता था, सो उसने ना, एक बात होती है उसको एक रिस्पेक्टफुल बोलना चाहिए। तो आदमी कास्ट के ऊपर बोला कि आप फलान कैटेगरी से ये वाले वो, तो मैंने सोचा, और मैं कहता हूँ कि जब भी अगर हमें अपने जब कोई कास्टिज्म, जब जातिवाद के शिकार होते हैं तो हमें भारत का संविधान दिया है, हमें कानून की जानकारी है, तो हमें ना कि सामने एक लड़ने से अच्छा है हमें अपने अधिकारों को जागरूक रहकर हमें प्रयोग करना चाहिए और सामने वाले पर कार्रवाई कर हमें किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। जब गुनाह सहते जाएंगे तो गुनाह बढ़ते हैं, हम गुनाह का जवाब मुँह तोड़ देंगे। अपने शिक्षा कलम, बाबा साहब ने कहा, कलम में वो ताकत होती है कि अच्छों का छट्टी का दूध याद दिला देती है। तो हमें कलम का प्रयोग करना चाहिए, नॉलेज का प्रयोग करना चाहिए, अपने अधिकारों को प्रयोग करना चाहिए। और मैं कहता हूँ जातिवाद का शिकार चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो और खिलाड़ी हो, ये सारी चीज़ें एक सेल्फ रोटी खाने का जरिया हो सकती है, मगर अगर सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना है, स्वाभिमान के साथ रहना है तो कुछ अलग करना पड़ेगा। तो इसीलिए जो सभी लोग मेरे को जो देख रहे हैं, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट खुद रहना है। हमें ऐसा नहीं है कि हमारा खिलाड़ी, हमारा जीवन सेटल हो गया मगर नहीं, हमें दूसरों के अधिकारों को भी रक्षा करना। अगर हम जागरूक हैं तो हमारे दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें आगे भी इसके लिए कार्य करना चाहिए। आप तो बड़े साधारण से परिवार से निकल कर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आज ख्याति प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे दूसरे जो हमारे भाई बहन हैं जो देश के अंदर बिल्कुल जहां मतलब सड़कें तक नहीं हैं और वहां पर जो बच्चे हैं वो चाहते हैं कि वो भी देश के लिए कुछ करें, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो भी पदक लाएं या वो भी काम करें उस तरह का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं जो भी दर्शक हैं, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप पहले तो कोई भी किसी, मैं कहूँ कि आप खेल में आ जाओ, नहीं, आपको क्या करना है जीवन में, खेल ही नहीं है, आपको जीवन में करना क्या है। अगर जीवन में पहले तो हमें आपको डिसाइड करना पड़ेगा हमें क्या करना है, फिर उसके लिए हमें एक रिसोर्सेज बनाना पड़ेगी, एक जानकारी जुटाना पड़ेगी। एक रोड पे अगर चलते जाओगे तो रास्ता मिल जाएगा, अगर इधर उधर भटकोगे कि सत्य को कहने के लिए किसी शपथ की ज़रूरत नहीं पड़ती और नदी को बहने के लिए किसी पथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो बढ़ते हैं बुलंद हौसलों के साथ, उन्हें किसी भी रथ की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं कहता हूँ जो बुलंद हौसलों के साथ बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो रिसोर्सेज अपने आप मिलती हैं, लोग मिलते हैं और सब लोग सपोर्ट करते हैं। मैं ये कहता हूँ आप आगे बढ़िए, आपको लोग सपोर्ट करेंगे, आपको लोग प्यार करेंगे और एक दिन आपको भी समाज का नाम रोशन करेंगे। तो आगे बढ़िए, अपनी रिसोर्सेज जुटाइए। आज एक दिन से नहीं है, आप उस कार्य को बार बार करेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। इसी आशा के साथ आपने मेरे को यहाँ पर बात रखने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने के लिए किसी रथ की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन ध्यान रहे हर गली हर चौराहे पर द्रोणाचार्य बैठा है आपका अंगूठा काटने के लिए। एक ऐसी महान शख्सियत आज हमारे साथ बैठी है जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस देश का नाम रोशन किया है। लेकिन ढाक के 3 पात, जातिवाद है कि जाता नहीं, जाति है कि जाति नहीं। अब आप कहेंगे कि मनोज अंतानी अपनी पूरी खबर के अंदर जातिवाद फैला रहे हैं। सोचने की बात यह है कि क्या सत्येंद्र ने जातिवाद फैलाया, क्या मनोज अंतानी जातिवाद फैला रहे हैं, या जिनके बारे में बताई गई खबर अभी कि जिन्होंने एक छुट्टी देने के नाम पर सत्येंद्र को भद्दी भद्दी गालियां दी, एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को, पूरे परिवार को भद्दी भद्दी गालियां दी, जाति सूचक शब्दों से गालियां दी, क्या वो जातिवाद फैला रहे हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।